अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद अहमद खान एंड यू ऑल वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सोच बदलो बाय MAK। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएशन ऑफ जी विद एन अल्टीट्यूड। अब ये जी जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम ज़मीन से अपनी अर्थ से अगर कि हम दूर जाते हैं, यानी कि इससे ऊपर जाते हैं या हाइट पर जाते हैं या फिर अल्टीट्यूड पर जाते हैं, सब सेम वर्ड्स हैं, तो तब हमारे पास जी की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब ये कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू पर क्या इफ़ेक्ट होता है और इस पर जो चेंज आता है वो हमारे पास क्या होता है। इसके साथ साथ अगर हम उसकी सरफेस पर रहते हैं तो क्या होता है, या इसके पीछे की जो सारी की सारी मैथमेटिकल जो फार्मूला बेस कहानी है, यानी कि हम इसको मैथमेटिकल फार्मूला की बेस पर पढ़ेंगे और साथ लिंक करेंगे कि हमारे पास ये आपस में बातें सारी जो हैं ये आपस में कैसे इनका क्या कनेक्शन है। तो वही हमेशा से जो फरसुदा बातें मैं करता हूँ, पुरानी बातें करता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे इससे रिलेटेड तो आप पहले वो देखें और उसके बाद जो है आप फिर इन पर आएँ। मैंने अभी तक के ग्रेविटेशन के चैप्टर पर इससे पहले जो लेक्चर्स हैं वो मैं तकरीबन 4 लेक्चर दे चुका हूँ। इंट्रोडक्शन टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर, ग्रेविटेशनल फील्ड पर और मास ऑफ अर्थ पर 4 लेक्चर है, डिटेल लेक्चर है। डिस्क्रिप्शन में आप नीचे चले जाएँ तो आपको मिल जाएंगे। तो ये अगर के आप देख लें तो आपको फिर ये ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। बिना देखे आएंगे तो आपको कुछ पले में नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आपको ये देखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी तोड़ दें, मैं कहता हूँ जला दें, जो करें, लेकिन उसको लाजमी दबाना है, क्योंकि जब आप उसको दबाते हैं और ऑल का जो ऑप्शन आता है आप उसको करें सिलेक्ट, क्योंकि अगर क्या आप उसको करेंगे तभी आपको चैनल की नोटिफिकेशन मिलेंगी। अदरवाइज सब्सक्राइब करने का कोई ऐसा सच फ़ायदा नहीं होता। हाँ, ब्राउज फीचर में आएंगी बातें लंबी हो रही हैं, तो टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके बेटा, अब हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं उस फॉर्मूले से जहां पर हमने लास्ट लेक्चर अपना छोड़ा था, यानी कि मास ऑफ अर्थ का। तो मास ऑफ अर्थ जब मैंने आपको डिराइव करके दिया था, मैंने उसका फॉर्मूला जो लिखा था वो मेरे पास आ रहा था ME, ठीक है, ME मार्कर ख़त्म हो गया है या ये दूसरा मार्कर है, मैं चेक कर लेता हूँ, ये ठीक है। अच्छा जी, ये आ रहा है हमारे पास R² G। अब ये ऐसा हो गया, रंग बिरंगा हो गया, शलवार एक रंग की होगी, कमीज़ दूसरे रंग की हो गई है, इसकी वो मिसाल हो गई है। अब ये हमारे पास इस तरह से आ रहा है। तो ये मैंने आपको डिराइव करके दिया था मास ऑफ अर्थ का, ठीक है। अब हमारा काम जो है, हमारा काम यहाँ पर इस जी के साथ है। ये जो स्मॉल जी आ रहा है ये असल में हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, और इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो ये जी की वैल्यू में चेंज आता है, वेरिएशन आता है अल्टीट्यूड की वजह से, यानी कि जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो ये जी की वैल्यू फ्लक्चुएट करती है, चेंज होती है। तो इसको हमने यहाँ पर पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे कि हम इस फॉर्मूले को जी की टर्म्स में लिखेंगे, मतलब ये कि इसको रीअरेंज करेंगे। हम इस वैल्यू को निकालना चाहते हैं तो हम इसको लेट से इस साइड पर, ये इसी तरह आ रहा है तो मैं इसको इस साइड पर लिख देता हूँ। तो जी जिस वक्त कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है ये जिस वक्त उधर जाएगा तो मैथमेटिकल रूल्स के मुताबिक, ये मुझे बातें बतानी नहीं चाहिए क्योंकि ये आपको पीछे क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर के आप ये डिवाइड से वहाँ पर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चली जाएगी। मतलब ये कि मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई ग्रेविटेशन, और ये R जो है ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो जब ये यहाँ पर आएगा तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये G इज इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज करके इस तरह से एक कन्वेंशनल तरीके से लिख लेते हैं तो हमारे पास ये आ रहा है, ये R² है, सॉरी ये, तो ये हमारे पास इस तरह से G इज इक्वल्स टू ME इंटू G डिवाइड बाई R²। अब ये फॉर्मूला जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का है। एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉलो करूं, आपका कोई बोर्ड भी है या आप इस ज़मीन पर, इस रूए ज़मीन पर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप लोगों के लिए टॉपिक सेम रहेगा, क्योंकि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए सेम रहती है। ठीक हो गया। अब होगा क्या, अब होगा ये हमारे पास कि यहाँ पर जो हमारे पास ये जी आ रहा है, ये जो स्मॉल जी है इसका कनेक्शन है यहाँ पर आपके पास मास ऑफ अर्थ के साथ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ और रेडियस ऑफ अर्थ के साथ। अब ये तीन जो क्वांटिटीज हैं, मास ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और रेडियस ऑफ अर्थ, ये अपनी एक खास अहमियत रखती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर फेडरल बोर्ड की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर
पंजाब बोर्ड की टेक्स्ट बुक भी यही है। पेज नंबर 110 पर, ये 110 पर 110 पर कह रहे हैं इक्वेशन 5.6 shows that the value of acceleration due to gravity g depends on the radius of the earth at its surface। अब यहाँ पर ये इक्वेशन है, इसको वहाँ पर नाम दिया हुआ है 5.6। अब इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा फिजिकली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, अपने अल्फाज में। उसके बाद में बुक वाली वो जो कहानी है वो लिंक करूँगा, तो आपको चुटकी बजाते समझ में आ जाएगी। सॉरी, अच्छा जी, अब क्या होगा कि ये जो जी है, इसका जो रिलेशन है ये मैस ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। पहले इस तरह से समझ लेना तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। मैस ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जितना मैस ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और जितना मैस कम होगा उतनी ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू भी कम होगी। ये हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अगर कि मैस ऑफ अर्थ ज़्यादा है तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर कि मैस कम है तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। मैं ग्रेविटी का वर्ड यूज़ करूँगा, ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा जी, और दूसरा जो है ये हमारे पास कांस्टेंट आता है, ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है हमारे पास। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जी जो ग्रेविटी है वो डिपेंड करती है 1/r² पर। अब ये पहले नंबर पर तो हमारे पास मैस ऑफ अर्थ हो गया, और सेकंड नंबर पर हमारे पास रेडियस आ रहा है। अब रेडियस जो है जितना ज़्यादा होगा, इनवर्स रिलेशन का मतलब, इनवर्स रिलेशन कहते हैं कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ घट रही है या फिर कम हो रही है। तो अगर कि हमारे पास जो रेडियस है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, वो हमारे पास कम होगी। मतलब ये कि अगर आप रेडियस यानी कि डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ा दो, ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि आप एक ऑब्जेक्ट को ज़मीन से दूर लेके जाते हो तो ऐसे केस में आपने डिस्टेंस क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक बात है कि हम कम हो जाएगी। और जब आप उसको करीब लेके आओगे, दोनों ऑब्जेक्ट्स को करीब लेके आओगे, आप स्मॉल ऑब्जेक्ट को अर्थ के करीब लाते हो, तो ऐसे केस में आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। तो ये जो फॉर्मूला है ये बजाते खुद हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि पहले नंबर पर हमारे पास जो ग्रेविटी है ये मैस ऑफ अर्थ के साथ डायरेक्टली रिलेशन रखती है कि अगर के मैस ऑफ अर्थ बढ़ेगा, अगर के मैस ऑफ अर्थ को छोड़ो, अगर अर्थ को छोड़ो, अगर के आपके पास किसी भी प्लेनेट का मैस है वो बढ़ेगा तो ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ेगी, अगर के वो घटेगा तो ग्रेविटी की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम होगी। और इसी तरह हमारे पास अगर कि ये रेडियस जो है, ये रेडियस बढ़ेगा तो ग्रेविटी की वैल्यू जो है हमारे पास कम हो जाएगी, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशन है। तो यहाँ पर जो ये दो बातें हैं ये आपको समझ में आनी चाहिए। ये मैंने खुद से एक तरह से एक स्केच बना के बताया है। अगर कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक बहुत बेसिक लेवल पर मैंने पढ़ाया है, क्योंकि बुक्स में ये चीज़ें इस तरह से एक्सप्लेन नहीं की जाती, वो बस टू द पॉइंट बात करते हैं। तो मैं अभी आपके बुक के जो वर्ड्स हैं वो बोर्ड पर लिखूंगा और उसके साथ डायग्राम बनाकर आपको फर्दर एक फार्मूले के साथ समझाऊंगा। पहले बुक के वर्ड्स और मैथमेटिकल फार्मूला एंड देन उसके बाद फिर हम डायग्राम को उसके साथ रिलेट करके समझ जाएंगे। तो चलते हैं, अब बुक के जो वर्ड्स हैं उनको बोर्ड पर लिख कर एक्सप्लेन करते हैं। ओके बच्चों, अब हमने ये बुक वाले अल्फाज जो हैं वो लिख लिए हैं, और यानी कि स्टैंडर्ड अल्फाज जो हैं, ठीक है, आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं लेकिन ये स्टैंडर्ड वर्ड्स हैं, तो हम इनके अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे कि हमारे पास जो ये ग्रेविटी की वैल्यू है इसके लिए जो इक्वेशन है, ये हमारे पास इक्वेशन 5.6 शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि इसको अंडरलाइन करते हैं। जो इक्वेशन 5.6 है, शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। हमारे पास जो ये रेडियस, ये जो जी की वैल्यू है ये उसके रेडियस पे डिपेंड करती है। अब जी हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये कि आपके पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड कर रहा है किस पर, अर्थ के रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। और रेडियस कहाँ से कहाँ तक होता है, रेडियस आपके पास जो है वो सेंटर से लेकर, ये सेंटर है और ये इसकी सरफेस है, ठीक है, तो ये रेडियस जो है ये इसके सेंटर से लेकर इसकी सरफेस तक होगा। तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ये जो ग्रेविटी की वैल्यू है ये हमारे पास इसके रेडियस से उसके सरफेस तक जो है हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास उस पर डिपेंड करती है, क्योंकि रेडियस जो है वो किसी भी सर्कल के सेंटर से शुरू होकर उसकी सरफेस तक होता है या फिर उसकी आउटर बाउंड्री तक होता है। तो यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि इक्वेशन 5.6 शोज दैट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी
ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द अर्थ एट इट्स सरफेस। जब हम इसकी सरफेस पर इसकी बात करेंगे तो ये इसके रेडियस पर डिपेंड कर रही होगी। अच्छा जी, आगे कह रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब जो सेकंड बात है वो ये कह रहे हैं कि जो ये वैल्यू ऑफ जी है वो रेडियस ऑफ अर्थ के साथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि उसका जो ताल्लुक है, उसका जो एक कनेक्शन है वो हमारे पास जो रेडियस ऑफ अर्थ है उसके साथ वो इनवर्सली रिलेशन है। मतलब ये कि अगर रेडियस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो आपके पास वैल्यू ऑफ जी कम होगी, अगर कि रेडियस जो है वो हमारे पास कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी। इनवर्स रिलेशन, एक चीज़ जब कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ कम होती है तो पहली चीज़ बढ़ जाती है। तो ये इनवर्स रिलेशन जो है ये हमारे पास होता है। वैसे ये मैं क्या कर रहा हूँ मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए उतार चढ़ाव बोला जाता है, ऐसे सही हो गया। तो मेरे ख्याल से ये मैंने आपको पढ़ा दिए। अब इसके बाद आगे इसकी कहानी है कि क्या ये ग्रेविटी जो है ये इसकी वैल्यू चेंज होती है, अगर चेंज होती है तो क्यों होती है, अगर कि चेंज नहीं होती तो क्या होती है। आगे भी इसके बारे में कहानी लिखी है, तो हम वही बुक के अल्फाज जो है वो यहाँ पर लिख के इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आगे की कहानी ये है कि जो जी की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती। वो कांस्टेंट क्यों नहीं रह सकती, उसके पीछे वजूहात हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जो मैंने बात की है कि बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट डिक्रीजेज विद एन ऑल्टीट्यूड। आपके पास जो है ये डिक्रीजेज है, मैंने यहाँ पर डिक्रीज लिखा है, चलो बस ठीक है, डिक्रीजेज विद एन ऑल्टीट्यूड। अब आपके पास जो है ये जो जी की वैल्यू है ये जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड पर हम जाएंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास चेंज होती है। अब ये ऑल्टीट्यूड क्या बला है, ये ऑल्टीट्यूड किस चीज़ को बोला जाता है, तो ये ऑल्टीट्यूड हमारे पास जो है, ऑल्टीट्यूड इज द हाइट, ठीक है, ऑल्टीट्यूड इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और प्लेस अबव सी लेवल। यानी कि हमारे पास जो सी लेवल है उससे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, उससे हम ऊपर जाते हैं तो हमारे पास जो वो हाइट होगी उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास ऑल्टीट्यूड है। अब आप याद रखिएगा कि आप अपने सिटी की लोकेशन चेक करें कि उसकी ऑल्टीट्यूड क्या है हमारे पास। तो जब हम ऑल्टीट्यूड की बात करते हैं तो हर एक सिटी की जो पोजीशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सी लेवल वो गूगल पर आप बआसानी जो है सर्च कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास उस सिटी का ऑल्टीट्यूड है और वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो ये होगी। मिसाल के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो है एक सिटी ज़्यादा हाइट पर है तो उधर ग्रेविटी की वैल्यू की जो वैल्यू है वो कुछ और होगी एज़ कम्पेयर टू द सी लेवल पर। तो ये जो सारी कहानी है ये हाइट के साथ जो है वो वेरी करती है। मतलब ये कि जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हाइट के साथ 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 चेंज होती है। सही हो गया, इट्स ऑल्टीट्यूड, इट्स नॉट एटीट्यूड। ये ना हो कि तुम एटीट्यूड समझना शुरू कर दो, वो पेपर में कहीं तुम्हें याद ना है लफ्ज़ याद ना है। वो बाज़ लोग होते हैं ना उनको भूल जाते हैं कि यार पता नहीं क्या लफ्ज़, वो कहते हैं ना वो पता नहीं जहन में नहीं आ रहा, तो वो तुम उसको एटीट्यूड ही लिख के आ जाओ कहीं। इट्स नॉट एटीट्यूड, इट्स ऑल्टीट्यूड। ये हमारे पास ऑल्टीट्यूड है। वो मेरे एक कोलीग हैं, वो मुझे बता रहे, कहते हैं कि यार मैं एक दफ़ा पेपर चेक कर रहा, बोर्ड्स के ना पेपर चेक कर रहा फिजिक्स के, तो कहता यार किसी को, मतलब मैं एक पेपर मेरे सामने आया, कहता उस बंदे ने ऐसे लिखा हुआ था जिस तरह वो रोमन उर्दू क्या होती है, मतलब कि जो आप इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं, ठीक है, मैसेज जिस तरह टाइप करते हैं, तो कहता है उसने उस तरह से आंसर दिया हुआ है। मतलब ये कि अगर के वो कह रहे हैं ना कि बट इट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, उस बेचारे को किसी ने बोल दिया होगा आसपास के किसी बंदे ने कि ये होता है, वो उसने ये फॉर एग्जांपल ये बोला होगा कि जो जी की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, ठीक है, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो उसने भी आगे से इसी तरह लिख दिया, जी की वैल्यू इस तरह लिख दिया होगा। मतलब कि वो मुझे बता रहे थे, मैं अपने पास से मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि उसने इस तरह रोमन उर्दू में लिखा, रोमन उर्दू में, मतलब कि जो इंग्लिश से उर्दू होते, जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब जो है वो कहते हैं यार मैं सोचने पड़ गया कि इसके साथ कौन सी गेम की जाए ना। मतलब ये माशाल्लाह जो हम लोग हैं वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स कुछ एक्स्ट्रा ही टैलेंटेड होते हैं। तो उसने कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट बताया, तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपने मार्क्स दिए या नहीं दिए। उन्होंने कहा भाई क्या करें यार, बस मैंने कहा चलो मेरे हाथ से कुछ भला होता है तो मैंने भी दे दिए मार्क्स। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि बात शुरू हुई थी ऑल्टीट्यूड एटीट्यूड से। तो ये है कि आप जो है इसको जहन में रखें, क्योंकि बाज़ बच्चे होते हैं उनकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक होती है। तो इट्स ऑल्टीट्यूड, इट्स नॉट एटीट्यूड, राइट। अच्छा जी, द वैल्यू ऑफ जी
द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर, मैंने 2 दफ़ा लिख दिया है, ये है यहाँ से, द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट सी लेवल देन एट द हिल्स। अब कह रहे हैं कि जो जी की वैल्यू है वो सी लेवल पर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू हिल्स पर, पहाड़ों, चट्टानों, बियाबानों, जो भी आप समझ लें, ठीक है, चट्टानों और पहाड़ों पर जो है उसकी वैल्यू कम होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट पर चले जाएं, K2 पर चले जाएं, तो उसकी वैल्यू आपके पास एज़ कम्पेयर टू जो K2 पर वैल्यू है वो वैल्यू कम होगी सतह समुद्र पर या फिर सी लेवल पर। तो ये हमने सीख लिया पहले नंबर पर कि जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती, वो हमारे पास जो है अल्टीट्यूड के साथ जो है वो डिक्रीज होती है। ठीक हो गया, ये डिक्रीज वर्ड है। और दूसरा हमने ये सीखा कि जो अल्टीट्यूड है वो हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो हाइट को बोला जाता है, सी लेवल से जो हाइट ली जाती है उसको हम अल्टीट्यूड बोलते हैं। और इसके साथ साथ जो है द वैल्यू ऑफ जी इज़ ग्रेटर एट सी लेवल, सी लेवल पर जो जी की वैल्यू वो ज़्यादा होगी। और इसी तरह देन एट द हिल्स, आपके पास जो पहाड़ हैं, चट्टानें हैं, उन पे जो है वैल्यू कम होगी और सतह समंदर पर सी लेवल पर जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अभी तक की कहानी में जो आप लोगों ने सीखा है वो ये सीखा है कि हमारे पास एक फार्मूला है जिसकी इक्वेशन 5.6 है, और उसमें जो है हमने रेडियस ऑफ अर्थ के साथ रिलेशन का पढ़ लिया, और हमने अभी तक ऑल्टीट्यूड भी पढ़ लिया कि ऑल्टीट्यूड क्या होता है और उसकी वैल्यू जो है जी के साथ जो है वो क्या कनेक्शन रखती है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जो स्टोरी है वो समझ में आ चुकी है। अब हम जाएंगे डायग्राम पर और इसकी मज़ीद कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। ओके बच्चों, अब हम इस टॉपिक की मेन थीम पर या मेन स्टोरी पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे इसकी जो है असल स्टोरी शुरू होती है। मतलब कहने का ये कि जो अभी तक हमने पढ़ा था वो सारा का सारा जो था इसका इंट्रोडक्शन, इसका बैकग्राउंड कह सकते हैं कि वो हमने सिर्फ डिस्कस किया था। अब यहाँ पर जो है जो टॉपिक का असल जो मकसद है, जिसमें हमने कहा है कि वेरिएशन ऑफ जी विद एन अल्टीट्यूड, तो अल्टीट्यूड जो एच है वो हमने फार्मूले में इन्वॉल्व करनी है और डायग्राम में इन्वॉल्व करना और बताना है कि हमारे पास कैसे एक्ट करता है। तो ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट डायग्राम जो कि मैंने मैथ्स ऑफ अर्थ में समझाई थी, और उसी मैथ्स ऑफ अर्थ की मदद से जो मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये फार्मूला डिराइव करके मतलब कि रीअरेंज किया था, मैथ्स ऑफ अर्थ को मैंने रीअरेंज करके आपको ये फार्मूला ग्रेविटी का करके बताया था। तो ये जो है पहले आप इसको समझो तो आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, इसमें ये है हमारे पास कि अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर एक मैस पड़ा हुआ है अर्थ की सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये मेरे पास लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक अर्थ सरफेस है, ठीक हो गया, और यहाँ पर मैं इसको ठीक है, ये एक अर्थ सरफेस है और ये एक मैस पड़ा हुआ है, सही हो गया। अब ये जो मैस है ये इसका जो वेट है वो क्या होगा, डाउनवर्ड एक्ट करेगा, सही है। तो ये जो है इसका वेट हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। लेकिन हमने ये पढ़ा है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर से अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ अपने सेंटर से इसको अट्रैक्ट करेगी। तो यहाँ पे ये जो ये सेंटर है, इस सेंटर से इस मैस को ये अर्थ जो है वो अट्रैक्ट करेगी। तो हमारे पास ये जो है, ये जो सेंटर से सरफेस तक का जो डिस्टेंस होता है किसी भी सर्कल का, हमारी जो अर्थ है वो स्फेरिकल कहा जाता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास डिस्टेंस r है या फिर रेडियस है। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास ये r जो कि है यहाँ पर जो ग्रेविटी का फार्मूला है उसके साथ इस तरह से लिंक करता है कि हमारे पास यहाँ पर r स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर और कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा, सही हो गया, यहाँ पर और कोई डिस्टेंस नहीं आ रहा। तो ये जो है ये इसकी सरफेस से पड़ा हुआ है, तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास जो है सिंपल जो है वो इसमें आ रही है। अब यहाँ पर हाइट का या अल्टीट्यूड का कोई कंसेप्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई ऑल्टीट्यूड जो है वो नहीं आ रही, हमारे पास ऑल्टीट्यूड यहाँ पर नहीं है। लेकिन अब हमने क्या किया कि अब हमने इस जो मैस ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो हमारे पास मैस आ रहा है, इसको अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ इस तरह से उठाना शुरू किया, ये इस तरह से ऊपर उठाना शुरू किया। तो यहाँ पर अब जो इसकी सरफेस है और ये जो मैस है, इनके दरमियान का जो ये दरमियान का डिस्टेंस है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, एडिशनल डिस्टेंस है या फिर अल्टीट्यूड है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास इस तरह से एच की शक्ल में आ रहा है। मतलब ये कि मैंने सरफेस से मैस को उठाया और मैं इसको ऊपर ले गया, तो मेरे पास जो ये डिस्टेंस आ रहा है ये मेरे पास क्या आ रहा है, एच आर है। अब अगर कि मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच आ गया। अर्थ ने तो अपनी सिचुएशन नहीं बदलनी, क्योंकि अर्थ हमेशा अपने सेंटर से अट्रैक्ट करती है दूसरे ऑब्जेक्ट को। मतलब ये कि जो अर्थ है वो हमारे पास अपने सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अब ये नीचे आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। कैसे मॉडिफाई करना है कि ये जो मेरे पास जो डिस्टेंस होगा टोटल, पहले सिर्फ और सिर्फ आर डिस्टेंस था, लेकिन अब हमने क्या किया, अब हमारे पास जो h एडिशनल आ रहा है, तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस
h हो जाएगा। तो ये जो r प्लस एच आ रहा है ये मेरे पास अब असल में डिस्टेंस है। अब h जो है ये मेरे पास अल्टीट्यूड है, ये वो हाइट है जिस पर मैं मास को लेके जा चुका हूँ। अब अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जाता जाऊँगा, अल्टीट्यूड पर जाऊँगा, हाइट पर जाऊँगा, तो मेरे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही हो गया। अब पढ़ लेते हैं कि बुक वालों ने क्या कहा है। बुक वाले कह रहे हैं कि कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m एट एन ऑल्टीट्यूड h एज शोन इन फिगर 5.5। हमारे पास जो फिगर 5.5 है इसमें हमारे पास एक मास है जिसको हम एक ऑल्टीट्यूड हाइट पर लेके गए हैं। ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ मैंने लिंक करने के लिए, समझाने के लिए, आपको कंसेप्ट देने के लिए बताइए कि ये इसका जो क्या रिलेशन आ रहा है इस टॉपिक के साथ। अब अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकम r प्लस एच। हमारे पास ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये सेंटर ऑफ द अर्थ के साथ, ये जो बॉडी का जो सेंटर ऑफ अर्थ के साथ जो डिस्टेंस आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, r प्लस एच आ रहा है। मैंने बता दिया कि जब आप इसको सरफेस ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेडियस जो है ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस जो है ये हमारे पास क्या h, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, r प्लस एच हो गया। मैंने यहाँ पर बता भी दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, Therefore using equation 5.6 we can get equation 5.6 जो है हमारे पास वो इक्वेशन, मतलब कि आप जब इसको इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि आपने इक्वेशन 5.6 जो आपके पास ये इक्वेशन थी आपके पास, ठीक है, ये इक्वेशन 5.6 है। सिंपल है कि अगर के आपको इक्वेशन, आपकी बुक में इक्वेशंस के नंबर डिफरेंट है, इट डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपने ये करना है कि यहाँ पर r की जगह आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ r प्लस एच कर देना है। मतलब ये कि जो डिस्टेंस हो जाएगा, ऐसे केस में हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस है वो हमारे पास r प्लस एच हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर r प्लस एच आ रहा है, तो r प्लस एच एज अ होल का स्क्वायर हम लेंगे। हमने यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस होता है वहाँ पर हमने उसका स्क्वायर लेना होता है, तो हमने r के साथ h कर दिया, क्योंकि अब जो ये इनके दरमियान का डिस्टेंस है वो पहले सिर्फ और सिर्फ r था, लेकिन यहाँ पर बन गया है अब हमारे पास r प्लस एच। तो ये हमने पढ़ लिया, ये हमने सीख लिया, यहाँ पर अभी तक की कहानी में हमने ये सीख लिया कि जो ग्रेविटी होती है। और यहाँ पर एक मजे की बात, ये मैं पॉइंट बताना आपको भी रह गया, मेरे से भूल गया, कि ये जो सबस्क्रिप्ट में h आ रहा है, ये छोटा सा जो h आ रहा है ना, ये छोटा सा h, इसका मतलब ये होता है कि ये ग्रेविटी एक्ट कर रही है लेकिन कुछ हाइट पर। जो ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी सर्टन हाइट पर मौजूद है, यानी कि कुछ अल्टीट्यूड पर मौजूद है। तो उसको फॉर्मूले को हम बोलेंगे कि हमारे पास ये जो है ये हमारे पास g ऑफ h बोला जाता है, gh भी बोला जाता है। लेकिन याद रखना कि ये जो हाइट है ये सिम्बलाइज कर रही है, ये बता रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू एक्ट कर रही है ये सर्टन हाइट पर या सर्टन अल्टीट्यूड पर है। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि यहाँ पर ये h का, अगर यहाँ पर GH आपने लगा लिया है तो आपके पास फॉर्मूले में यहाँ पर r प्लस एच आना चाहिए, लेकिन अगर आपने नहीं लगाया तो यहाँ पर h नहीं आएगा, यहाँ पर h नहीं आएगा। और ये जो वेट है, वेट इज इक्वल टू mg स्मॉल h, जिस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास ये जो वेट है ये किसी अल्टीट्यूड पर वेट है, किसी अर्थ सरफेस से ऊपर जबकि दरमियान में जो हाइट आती है ये अल्टीट्यूड होता है, ये उस पर वेट है। तो हम कहेंगे कि W इज इक्वल टू mgh। ये मैं बड़े की पॉइंट, कंसेप्ट पॉइंट या फिर आपके कंसेप्ट रिलेटेड या मुस्तकबिल में इंशाल्लाह जब आप देखेंगे फिजिक्स वगैरह को, तो आपको ये मैं बता रहा हूँ कि जब किसी भी सब्जेक्ट में इस तरह जब सबस्क्रिप्ट लगाए जाते हैं तो ये उसके कंसेप्ट वहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर कि आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके मार्क्स या फिर आपका जो इक्वेशन है वो टोटली गलत हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि W इज इक्वल टू mgh, मतलब कि जो स्मॉल h आ रहा है ये चीज़ को सिम्बलाइज कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ये ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है ये यहाँ पर ये कुछ हाइट पर करिए। पेज नंबर 111 पर आपके पास जो है यहाँ पर ये जो फार्मूला है W इज इक्वल टू mgh, वहाँ पर छोटा सा h लिखा हुआ है। बच्चे पूछते हैं कि सर ये gh क्यों है, तो ये ग्रेविटी जो है ये कुछ अल्टीट्यूड या कुछ किसी हाइट पर लग रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर ये जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है कुछ किसी हाइट पर कर रही है। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ चुका है। और यहाँ पर आपके पास जो है ये देखो W इज इक्वल टू mg लिखना है। जब आपके पास सरफेस पे रखा होगा, हाइट नहीं होगी, तो W इज इक्वल टू mg होगा। और इसी तरह आपके पास जो ये फार्मूला है आपने ये करना है कि gh इज इक्वल टू gme डिवाइड बाई r प्लस h। मतलब ये कि यहाँ पर h आ रहा है तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में भी h आएगा। तो आपने ये तमाम की तमाम बातों का ख्याल करना है और इस फार्मूले को आपने इस तरह से लिखना है। बस सिंपल है कि जब आप अल्टीट्यूड पर जाएंगे तो आपने उस r के साथ h को ऐड कर देना है और टोटल का स्क्वायर ले लेना है। पहले r स्क्वायर था, अब आपके पास r प्लस h का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो फार्मूला है
वो है जी एच इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच होल का स्क्वायर, जो कि ये लोग बताना चाहते हैं और मैंने उसको काफ़ी तफसील के साथ खोल के बता दी। मैंने ये जो डायग्राम ये वाली लिंक की है वो सिर्फ इसीलिए की है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपकी मैंने 110% कोशिश की कि आपकी कंफ्यूजन को मैं दूर कर सकूँ। तो अगर इससे रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन हो तो पीछे जाओ और फिर आओ यहाँ पर दोबारा सुन लो, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा सुनने के बाद इंशाल्लाह आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नहीं होते तो कमेंट सेक्शन इसीलिए होता है। कमेंट सेक्शन से याद आया कि वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे पता चलता है कि हाँ भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। ठीक हो गया, तो चलते हैं अपने अब हम जाएंगे आगे कि जब हम आल्टीट्यूड पर जाते हैं तो जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अब हम आगे इस कॉन्सेप्ट पर जाएंगे या इस कैलकुलेशन पर जाएंगे कि जब मैं हाइट पर जा रहा होता हूं तो मेरे पास जी की वैल्यू कैसे चेंज होती है। अगर मैं 1 अर्थ रेडियस के बराबर हाइट पर चला गया हूं, मतलब ये कि जो ज़मीन की सरफेस है ना, मैं इस पर मौजूद हूं यहाँ पर, और ये 1 अर्थ रेडियस है, इतना मैं चला गया हूँ तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। और अगर मैं 2 अर्थ रेडियस ऊपर चला गया हूँ तो ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर कि मैं इसी तरह 3 अर्थ रेडियस चला गया हूँ, ठीक है, इस तरह ऊपर चला गया हूँ, मैं इसको अर्थ को नीचे कर रहा हूँ, अर्थ यहाँ पर है, इसको मैं 3 अर्थ रेडियस पे चला गया हूँ, शायद मेरे ख्याल से कैमरे की रेंज से मैं बाहर हो रहा हूँ, तो मैं 3 अर्थ रेडियस पे चला गया हूँ, तो ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या इफेक्ट होता है तो मैथमेटिकली मैं प्रूव करूंगा। और ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आया ही आया है, ठीक है, एक साल ना आए तो दूसरे साल तो आता ही आता है कि अगर के एक ऑब्जेक्ट जो है 1 अर्थ रेडियस ऊपर जाता है तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या फर्क पड़ता है, अगर के 2 अर्थ रेडियस जाता है तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या पड़ता है, 3 जाता है, 4 जाता है, 3 तक पूछते हैं कि 3 अर्थ रेडियस चला जाता है तो उसकी ग्रेविटी की वैल्यू पर क्या होता है। तो वो हम अभी एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं उस कैलकुलेशन की तरफ और वहाँ पर हम उसको सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं। तो ओके बच्चों, अब हम आ चुके हैं अपने ये जो वैल्यूज़ के साथ इसका रिलेशन है फार्मूले का, उसको हम स्टडी करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर हम उसमें वैल्यूज पुट करते हैं इस फार्मूले में तो हमारे पास क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन वी कम टू नो डैट, इस इक्वेशन के मुताबिक जो कि इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, जी एच इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच होल का स्क्वायर, जो कि मैंने तफसील से पहले बता दिया आप लोगों को, उसके मुताबिक जो है ये हमें कह रहे हैं कि एट अ हाइट ऑफ 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर कि हम लोग सही है, अगर कि हम लोग इसमें जो डिस्टेंस है, हाइट है, वो हम 1 अर्थ रेडियस यानी कि जितनी ये हाइट आ रही है उतनी हाइट पर एक मैस को लेके जाते हैं तो हमारे पास ग्रेविटी की जो वैल्यू है g बिकम्स 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। जो g की वैल्यू होगी, जो स्मॉल g आता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 न्यूटन पर केजी जो हमारे पास आता है, 10 न्यूटन पर केजीएस, तो एक ही बात है, 10 न्यूटन पर केजी या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक ही बात है। तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 हो जाती है, मतलब कि उसकी वैल्यू को 10 डिवाइड बाय आप 4 पर करें, जो वैल्यू आएगी तो वो उतनी वैल्यू होगी अगर कि हम उसको 1 अर्थ रेडियस पर ले जाते हैं। तो जब हम किसी मैस ऑब्जेक्ट को आसान लफ्ज़ों में 1 अर्थ रेडियस के बराबर ऊपर लेके जाते हैं, मतलब ये कि जब हम उसको अर्थ सरफेस से 1 अर्थ रेडियस के बराबर ऊपर लेके जाते हैं तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो है जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 हो जाती है। कैसे? आसान लफ्ज़ों में मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके दे दी, आपकी बुक में नहीं है तो आप ये कैलकुलेशन पास कर लें। अक्सर बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि 1 अर्थ रेडियस पर हम लेके जाएँ तो क्या होगा, 2 अर्थ रेडियस पर जाएँ तो क्या होगा। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपकी कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। तो मैंने कह दिया इफ़ h इज इक्वल्स टू 1 आर, मतलब के जो हाइट है वो हमारे पास 1 अर्थ रेडियस के बराबर है। एज वी हैव जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच हो गया। और यहाँ पर ये जो एच है आपने यहाँ पर ये आर की वैल्यू को पुट करना है। तो जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस आर आ रहा है तो आर प्लस आर आपके पास 2r आ जाएगा। जाहिर सी बात है, r प्लस आर 1r प्लस 1r इज इक्वल टू, ये कैलकुलेशन यहाँ से करके मैं फिर यहाँ पर आ गया हूँ। सिंपल मैंने h की जगह1r पुट की है क्योंकि आपकी पहली कंडीशन में जो पहला पॉइंट है वो मैंने इस तरह पॉइंट वाइज करके डायग्राम के साथ आपको समझाया है। तो अगर आपको पेपर में आता है तो आप इस तरह ही करेंगे। कैलकुलेशन में r प्लस आर कर दिया तो r प्लस आर 2r, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई 2r होल का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास 2r स्क्वायर, जो आप 2r का जब स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 4r स्क्वायर, और जी एम ई आपके पास इसी तरह से ही आएगा।
उसके बाद आपके पास जो है जी एच इज इक्वल टू 1/4 और आपने 1/4 क्या किया, बाहर ले लिया, मतलब कि उसको बाहर निकाल लिया। तो आपको याद हो कि कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आपके पास जो ये ग्रेविटी की वैल्यू सरफेस पे होती थी, याद है आपको जो मैंने इक्वेशन शुरू में इंट्रोडक्शन में बताई थी कि हम जी की वैल्यू जब लेते थे तो हमारे पास जो सरफेस पे होती थी, यहाँ पर जो वैल्यू होती है यहाँ सरफेस पे, यहाँ पर जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो आपके पास होती है जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो आपके पास ये जो जी की वैल्यू सरफेस पर होती है, ये सरफेस के लिए है, ये सरफेस के लिए है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि हमारे पास जो है ये ग्रेविटी की वैल्यू का फॉर्मूला है वो हमारे पास इस तरह से जी कैपिटल एम ई डिवाइड बाय आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसकी जगह, इस पूरे फॉर्मूले की जगह, यहाँ पर जो आ रहा है हमारे पास फॉर्मूला, इसकी जगह हम ये जो g है इसको हम पुट कर सकते हैं। तो g डिवाइड बाई 4 हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जी एच इज इक्वल्स टू g/4। मतलब ये कि यहाँ पर देख लो कि आपने जब इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया, g की वैल्यू को पुट कर दिया, तो मतलब ये कि 1/4 इंटू जी आ गया। तो g की वैल्यू जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके g डिवाइड बाई 4, ये आसान सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है यार, इसमें आपने बस g/4 आपके पास आ रहा है कि मतलब ये कि g की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, वो 1/4 हो जाएगी। मतलब ये कि जब आप इसको 1 अर्थ रेडियस के ऊपर लेके गए हैं तो आपके पास जो जी एच, जो हमारे पास जो ग्रेविटी होगी यहाँ पर, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आकर यहाँ पर हमारे पास g/4 हो जाएगी। मतलब ये कि आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में, कि जब आप उसको 1 अर्थ रेडियस पर किसी मैस को लेकर जाते हो तो उधर उस पॉइंट पर जो है वो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास 1/4 हो जाती है, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जो ये पूरी कहानी थी वो मैंने सारी की सारी सुना दी आप लोगों को। अब आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब अगली कंडीशन में, अगले पॉइंट में यहाँ पर जो है ये h की वैल्यू 2r करेंगे, मतलब कि डबल करेंगे, रेडियस को डबल करेंगे। आपके पास जो है एक रेडियस फिर दूसरा रेडियस, मतलब कि दो रेडियस जितना डिस्टेंस पर जाएंगे तो क्या ग्रेविटी की वैल्यू होगी, वो भी हम मैथमेटिकल फार्मूले से निकाल सकते हैं। सिंपल यहाँ पर 1r की जगह आपने 2r करना है। तो चलें उस कैलकुलेशन को करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। छोटा सा रिकैप दोबारा से दे देता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा समरी ब्रीफली बता देता हूँ कि जब आप आसान लफ्ज़ों में, जब आप एक अर्थ रेडियस जाते हो ऊपर, मिसाल के तौर पर देखो ये अर्थ रेडियस 1 अर्थ रेडियस है ना, इतना ही डिस्टेंस आप सरफेस के ऊपर जाते हो, किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हो, तो ऐसे में सॉरी, आपके पास जो है ये हाइट आपके पास 1r आ रही है, ठीक है, आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है तो 1r आ रहा है। तो आपने इसी फार्मूले में जो मेन फार्मूला है यहाँ पर h की जगह 1r पुट कर देना, r प्लस r इज इक्वल्स टू r प्लस r आपके पास 2r आ जाता है। यहाँ से कैलकुलेशन इस तरह आ रही है, ठीक है, 2r आ जाता है। आप उसका स्क्वायर ले लें, 4r स्क्वायर आ जाएगा। और ये जो जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर होता है, ये हमने पहले शुरू में पढ़ा था कि ये हमारे पास मैथ्स ऑफ अर्थ के जो मैंने फार्मूले को रीअरेंज करके आपके पास जो है जी की वैल्यू निकाली थी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर स्क्वायर आपके पास आ रहा है। तो इसमें जो है हमारे पास जी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि जी डिवाइड बाई 4 या फिर 1/4 ऑफ द ग्रेविटी की आपके पास वैल्यू हो जाएगी। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है जब आप 1 अर्थ रेडियस ऊपर जाते हैं तो वो कितनी हो जाती है, ओरिजिनल वैल्यू जो है 10 है, तो 10 डिवाइड बाई 4, 10 डिवाइड बाई 4 आपके पास कितना आंसर आता है, जो आंसर आएगा वो आपकी यहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू होगी। तो मतलब ये है कि जब आप 1 अर्थ रेडियस ऊपर जाएंगे तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 रह जाएगी, यानी कि उसको 4 पे हमें ग्रेविटी की ओरिजिनल वैल्यू को 4 पे डिवाइड करना होगा। तो आसान लफ्ज़ों में ये सारी की सारी इसकी कहानी थी कि हम जब 1 अर्थ रेडियस पे जाते हैं तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 रह जाती है। तो चलें अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट की तरफ। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है उसमें हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो अर्थ का मतलब कि जो हाइट है अर्थ की सरफेस से वो हमारे पास 2 रेडियस है। मतलब ये कि हम उसके जो 2 रेडियस जितना डिस्टेंस जो है वो हम मैस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके गए हैं। मतलब ये कि जो ये टोटल हाइट है ये इस रेडियस के डबल है। मतलब ये कि ये यहाँ तक सिंगल एक आर आ रहा है, मतलब कि देखो यहाँ तक जो है ये 1r है और फिर ये ऊपर जो है ये हमारे पास 1r है। तो ये 1r प्लस 1r जो है ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये हमारे पास 2r है। मतलब ये आप इसको जमा करोगे तो आपके पास कितना डिस्टेंस आ जाएगा, ये हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, ये हमारे पास आ रहा है 2r। तो अगर कि हम इसको हाइट 2r जितनी रेडियस की जो हाइट है वो हम ले जाते हैं तो हमें कह रहे हैं कि सिमिलरली एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 अर्थ रेडियस above the earth surface the value of g becomes 1/9 of its value on the earth। मतलब ये कि जब हम इसको इतनी वैल्यू जितना ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास जो उसकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 1/9 रह जाती है। कैसे, मैथमेटिकली सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये लाजमी आप अपने बुक पे कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ज़रूरी है, ये बुक में नहीं हुई हुई, आप इसको कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, कह रहे हैं कि हमारे पास जो हाइट है वो हमारे पास 2r है। आप इसको जो है ये इसमें यहाँ पर हाइट की जगह जिस वक्त पुट करेंगे तो ये हमारे पास जो है 2r आ जाएगा। एंड देन जब आप इसको r प्लस r करेंगे तो हमारे पास जो है ये कितना आ जाएगा, r प्लस 2r सॉरी करेंगे तो हमारे पास जो है ये 3r आ जाएगा। बिकॉज जो हाइट क्या है वो कितनी है, वो हमारे पास 2r जितनी आ रही है, तो हमारे पास r प्लस 2r जो है वो 3r आ जाएगी। आप उसका होल का स्क्वायर ले लोगे एंड देन जो है वो 3r का जो स्क्वायर है वो आपके पास 9r होल स्क्वायर, यानी कि आपके पास 9r स्क्वायर आ जाएगा। आपने यहाँ पर 9 जो है वो बाहर ले लेना, मतलब कि 1/9 बाहर, और आपके पास GME डिवाइड बाय r स्क्वायर आपके पास इसी तरह। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिंपल जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास कितनी होती है, वो हमारे पास GME डिवाइड बाय r स्क्वायर होती है। अब इस GME डिवाइड बाय r स्क्वायर जिस तरह हमने पहले जो है वो सिंगल रेडियस की जो जितना डिस्टेंस के लिए पुट की थी, तो यहाँ पर हम g पुट कर देंगे तो GME डिवाइड बाय r स्क्वायर आपके पास g हो जाएगा। एंड देन g डिवाइड बाय 9 जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 1/9 रह गई है, या फिर हम इसको g डिवाइड बाय 9 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको कह देंगे कि हमारे पास जो है कि जब हम 2 अर्थ रेडियस जितना ऊपर चले जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास 1/9 रह जाती है। मतलब ये कि जिस वक्त हम यहाँ पर आएंगे तो जो ग्रेविटी की वैल्यू है GH डिवाइड इज इक्वल्स टू g डिवाइड बाय 9। मतलब ये कि जब हम इसकी इतनी हाइट पर आ जाएंगे 2 अर्थ रेडियस, तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g/9 हो जाएगी। अगर हम सिंगल रेडियस जितनी हाइट पर जाते हैं, जितना अर्थ का रेडियस है उतनी हाइट पर हम जाते हैं, तो हमारे पास g की वैल्यू जो है g/4 यानी कि 1/4 रह जाती है। और अगर कि हम उसके डबल जाते हैं तो हमारे पास g की वैल्यू जो है वो हमारे पास 1/9 हो जाती है। तो इन दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, दो वैल्यूज़ का आपने ख्याल रखना है, इनको अपने जहन में रख कर आपने सारी की सारी कैलकुलेशंस करनी होती हैं। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरह है, बिल्कुल सिंपल। आपने ये करना है कि h की जगह जो है वो आपने 2r आपने पुट कर दिया यहाँ पर, और जस्ट आपने इसको जो है सिंप्लीफाई किया और उसके बाद आपने सॉल्व किया। और आपको जस्ट बुक में ये कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, ना डायग्राम मिलेगी। ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली बनाई है, आसान कॉन्सेप्ट को ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ज़्यादा समझने के लिए। अगर आप बोर्ड्स में ये कैलकुलेशन कर लेते हैं तो हाँ भाई, वो एग्जामिनर जानेगा कि हाँ भाई इस बंदे ने सही कंसेप्चुअली अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अगर कि आप नहीं करते तो आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही रहेंगे जो कि आमतौर पर पेपर करते हैं। मेरे ख्याल से किसी नोट्स वगैरह में भी ये कैलकुलेशंस नहीं देखी मैंने अभी तक। आप जो हैं क्या पता आपके कोई नोट्स वगैरह हो, लेकिन मेरी नज़र से भी कोई नहीं गुजरे। तो ये कैलकुलेशन जो है ये आपने करनी है। मैं भी किसी नोट्स ने किए हों, मैं ये नहीं कह रहा कि बस इस दुनिया में सिर्फ मैं ही जानता हूँ ये चीज़ें, ये नहीं, मैं नहीं कह रहा ये, अच्छा ये ना समझना, और लोगों ने भी की होती, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने नहीं की होती, क्योंकि वो बस टू द पॉइंट बुक के मुताबिक लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए आप थोड़ी सी मैथमेटिकल सपोर्ट देते हैं। आप देखो, अपने क्वेश्चन को, अपने आंसर को सपोर्ट करना जानते हो, मतलब अपने जो बात आप कह रहे हैं आपके पास उसका प्रूव होना चाहिए। मतलब एक मैं कह रहा हूँ कि 1/9 रहती है, तो कैसे रहती है, मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, मैंने बताया हाँ भाई ये रहती है, और मैंने उसको डायग्राम के थ्रू भी एक्सप्लेन किया। तो अगला बंदा कहेगा कि हाँ भाई इसकी अप्रोच जो है बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है। इस तरह से कर लें तो भी ठीक है। बुक वाली सिर्फ स्टेटमेंट रटा लगाना चाहते हैं, रटा भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा आप लोगों को कि आप लोग अगर के इस तरह से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैंने काफ़ी वो करके आपके लिए की है, तो अगर कर लोगे तो ज़्यादा मुझे खुशी होगी। इस तरीके से सीखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सारी कैलकुलेशंस थी जिसमें हमने ये सीखा कि यहाँ पर अगर कि मैं ये डबल रेडियस पे जाता हूँ तो मेरे पास जो g की वैल्यू है वो मेरे पास 1/9 रह जाती है। यहाँ पर अगर मैं सिंगल रेडियस पर आता हूँ तो g/4 रह जाती है। तो वो सारी कैलकुलेशन मैं करके बता चुका हूँ, मुझे मज़ीद इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर आप लोग घबरा जाते हैं। वो कहते हैं ना कि वीडियो देख के कहते हैं कि ओहो इतनी लंबी वीडियो यार, इसको कौन देखेगा, टाइम कौन किसके पास है। क्योंकि हम लोग तो शॉर्टकट क्या दिए ना, बस हमें 2-3 मिनट में कोई रटा लगाने का तरीका बताए, मार्क्स आने के तरीके बताए, हम बात ख़त्म करते हैं। सही तरीके से सीखने का हम लोगों का जो रुझान है वो थोड़ा सा कम है। अनफॉर्चुनेटली ये बात जो है मुझे कहनी पड़ रही है। तो आप अगर लेक्चर को अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए भी ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी यही चीज़ें इसी तरह से आएंगी, रिलेट करती हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये आ चुका है, और ये कैलकुलेशन आप इसी तरह से करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम इसके साथ जो एक मिनी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो चलते हैं अपनी मिनी एक्सरसाइज की तरफ। और अगर ये समझ में नहीं आया तो आप पहले 2 दफ़ा रिवाइंड करके देखें, नहीं फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बताएं, मैं इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलते हैं अपनी मिनी एक्सरसाइज की तरफ। ओके बच्चों, अब हमारे पास जो मिनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमें कह रहा है कि डज एन एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इट।
क्या एक सेब जो है ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है? ठीक है, एक छोटा सेब है और ज़मीन बहुत बड़ी है, क्या ये जो सेब है ये ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है? हाँ या ना में जवाब दें और फिर उसको एक्सप्लेन करें। आसान लफ्ज़ों में ये कहने का मतलब है। तो मैं जो इसको आंसर दे सकता हूँ, मैं कहता हूँ यस, खींचता है। अब मैं रेफरेंस भी दूंगा इसका, किसके मुताबिक? यस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। यस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, we can say that an apple also attracts the earth toward it with the same force with which earth attracts an apple। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि अगर एक मैस दूसरे मैस को खींच रही तो दूसरा मैस जो है वो भी फर्स्ट मैस को विद द सेम फोर्स हमारे पास क्या है, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पर जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हवाला देना ज़रूरी है। आप यूँ भी आंसर कर सकते हैं डायरेक्ट, यस द एन एप्पल अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इट, आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने रेफरेंस इसलिए दिया कि हम जो बात कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इस लॉ के मुताबिक जो है बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं यस फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वी कैन से दैट एन एप्पल ऑल्सो attracts the earth towards it with the same force with which the earth attracts an apple। तो आपके पास जो है जिस फोर्स के साथ ज़मीन जो है वो एक सेब को अपनी तरफ खींचती है, उसी फोर्स के साथ जो है सेब भी ज़मीन को अपनी तरफ खींचता है। तो यस, हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो जब ज़मीन खींच रही है तो एप्पल भी जो है वो भी हमारे पास जो है ये अट्रैक्ट करेगा। एज एप्पल हैज़ वेरी स्मॉल मैस एज कम्पेयर टू द अर्थ। अब एक सेब का जो है ज़मीन के मुकाबले में बहुत कम मैस होता है। जाहिर सी बात है, ज़मीन का मैस कितना ज़्यादा हमने उस दिन कैलकुलेट किया था मैस ऑफ अर्थ में, लेकिन जो एप्पल है उसका मैस जो है बहुत ज़्यादा कम होता है। तो सो व्हेन एन एप्पल सेट फ्री फ्रॉम अ हाइट इट ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द अर्थ। अब जो हमारे पास जो एक सेब है, जब हम उसको ऊपर से ज़मीन के ऊपर से आसान लफ्ज़ों में छोड़ेंगे या फ्री करेंगे तो वो ज़मीन की तरफ ही आएगा। ऐसा नहीं है कि ये जो एप्पल है ये ज़मीन को अपनी तरफ खींच सके। तो ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास जब भी आप सेब की बात करते हैं कि इसमें अट्रैक्शन होगी या नहीं, तो आप कहेंगे यस, जो सेब है वो भी ज़मीन को अपनी तरफ जो है आसान भाषा में खींचता है। और हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह इसका हवाला दे दिया है। और जब हम इसको छोड़ेंगे, क्योंकि ज़मीन का मैस बहुत ज़्यादा है, तो जो एप्पल है वो ज़मीन की तरफ आएगा, क्योंकि ज़मीन का जो मैस है वो हमारे पास ज़्यादा है और उसकी जो फोर्स है वो हमारे पास क्या होगी, सिग्निफिकेंट होगी, मतलब कि नुमायाँ होगी एज कम्पेयर टू द एप्पल के। हम उसकी भी फोर्स होगी, लेकिन जब हमने लॉ ऑफ वो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट पढ़ा था, हमने उसमें कहा था कि जिस ऑब्जेक्ट का मैस बड़ा होता है उसकी फोर्स भी सिग्निफिकेंट होती है। अब ज़मीन के मुकाबले में हमारे पास कोई बड़ा प्लेनेट आ जाए या कोई ब्लैक होल आ जाए जिसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो, तो ज़मीन और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब ब्लैक होल की ग्रेविटी जो है बहुत ज़्यादा होगी, तो वो पूरी की पूरी ज़मीन को अपनी तरफ खींच लेगा। क्यों? क्योंकि उसकी ग्रेविटी ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास इस एप्पल और अर्थ के केस में जो है ज़मीन की ग्रेविटी बहुत है, ज़मीन की जो वो है मैस है बहुत ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो एप्पल है ये सीधा सीधा ज़मीन की तरफ आएगा, अगर कि हम उसको एक हाइट से छोड़ें या उसको सेट फ्री करें, जो भी आप समझ लें इस केस में। तो आपके पास हम कह सकते हैं कि यस, एक जो सेब है वो भी ज़मीन को एक फोर्स के साथ खींचता है। किस लॉ या किस रूल के तहत? जो कि हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है। तो ये जो है ये हमारे पास मिनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको पेपर में अगर आप इस तरह से आंसर कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको इसमें आपने एक रेफरेंस भी ऐड किया है। बाकी अगर आप खुद से इसको लिखना चाहते हैं अपने वर्ड्स में तो आप इसको लिख सकते हैं। तो चलते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ और उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, हमें जो सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विद व्हाट फोर्स एन एप्पल वेइंग 1 न्यूटन अट्रैक्ट्स द अर्थ। कह रहे हैं कि जो एक एप्पल है उसका जो वेट है हमारे पास वो 1 न्यूटन है, तो वो किस फोर्स के साथ जो है वो अर्थ को अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये कि एक जो सेब है उसका वजन 1 न्यूटन है, वेट जो है वो 1 न्यूटन है, तो वो कितनी फोर्स के साथ ज़मीन को खींचेगा अपनी तरफ। तो हम इसको यूँ आंसर करेंगे आसान लफ्ज़ों में कि एज द वेट ऑफ एन एप्पल इज़ 1 न्यूटन। एक जो हमें जैसे कि पता है, जैसे कि गिवन है कि जो वेट ऑफ एन एप्पल है वो हमारे पास 1 न्यूटन है, एंड वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हम जानते हैं मैस ऑफ अर्थ में जैसे हमने किया था कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है वो हमेशा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, यानी कि वेट
जो कि W इज इक्वल्स टू mg होता है, वो हमेशा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो कि हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत फोर्स जो आती है हमारे पास, वो हमारे पास जो है दोनों बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास सो द फोर्स ऑफ एन एप्पल इज ऑल्सो 1 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो फोर्स लगेगी, जो जिस फोर्स से वो एप्पल जो है वो अर्थ को खींचेगा, वो हमारे पास 1 न्यूटन के बराबर होगी। मतलब कहने का ये है कि जितना उसका वेट होगा उसी फोर्स के साथ जो है वो जमीन को खींचेगा। यहाँ पर 1 न्यूटन की बजाय 5 न्यूटन आता, तो वो जो एप्पल है वो 5 न्यूटन से की फोर्स के साथ जो है वो जमीन को खींचेगा, 10 न्यूटन की फोर्स से खींचेगा, एंड देन सो ऑन। आपके पास जितनी भी आप फोर्स वेरी करते जाएं, फोर्स को चेंज करें, तो वो फोर्स उतनी ही फोर्स के साथ वो जमीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है ये हमारे पास इस तरह से आएगा कि हमारे पास जो है ये सिंपल से इस तरह से आंसर करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड वेट का जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि दोनों इक्वल होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो है ये जो एप्पल है वो 1 न्यूटन की फोर्स के साथ ही खींचेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो है ये हमारे पास इस तरह से मैंने इसको आंसर कर दिया है, जो हमारे पास जो ये फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहा है। तो आप इसको इसी तरह से ही आंसर कर सकते हैं, या फिर आप अपने जो वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर कि आपको लगता है कि आप अपने वर्ड्स में ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं तो ठीक है। अगर कि आप ये वर्ड्स लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको आंसर कर दें, तो आप इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन टू द पॉइंट बात रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर, मिनी एक्सरसाइज के, एंड देन फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस लेक्चर को एंड करेंगे। ओके बच्चों, हमें जो थर्ड क्वेश्चन है मिनी एक्सरसाइज का, उसमें कह रहे हैं कि डज द वेट ऑफ एन एप्पल इंक्रीजेज, डिक्रीजेज और रिमेन कांस्टेंट व्हेन टेकन एट द टॉप ऑफ अ माउंटेन। मतलब ये कि क्या एक एप्पल का जो वेट है जब हम उसको एट द टॉप ऑफ माउंटेन, यानी कि जो माउंटेन के किसी पहाड़ के टॉप पर लेके जाते हैं, तो क्या उसका वेट कम होगा, ज़्यादा होगा या रिमेन कांस्टेंट होगा? जो होगा वो आप हमें बताएं। मतलब कि उसमें चेंज आएगा तो कैसे आएगा, नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा? तो हम कह सकते हैं कि एज फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ जी विद एन ऑल्टीट्यूड रिलेशन, जो हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद एन एल्टीट्यूड का जो रिलेशन है उसमें हमने ये सीखा था कि जी एच इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच होल का स्क्वायर। मतलब ये कि हमने जो वेरिएशन ऑफ जी विद एन ऑल्टीट्यूड में भी सीखा है ये उसी के रिलेटेड है कि हमारे पास जैसे जैसे हाइट ज़्यादा करते जाते हैं तो हमने देखा था कि जो जी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जिसमें हमने सिंगल 1 अर्थ रेडियस पढ़ा, डबल अर्थ रेडियस पढ़ा। जब हमने 1 अर्थ रेडियस पढ़ा तो हमारे पास जो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास 1/4 हो गई थी, और जब हमने डबल अर्थ रेडियस के जब हम गए थे तो हमारे पास जो अर्थ की जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास हो गई थी 1/9। तो ऐसे में वी कैन से डेट द वैल्यू ऑफ जी, मैं इसको अंडरलाइन कर दूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी कैन से डेट द वैल्यू ऑफ जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एन ऑल्टीट्यूड। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो ऑल्टीट्यूड के साथ क्या है, वो हमारे पास इनवर्सली रिलेशन है, यानी कि जो स्क्वायर ऑफ एन ऑल्टीट्यूड के साथ जो है वो इनवर्सली रिलेशन है। ये हमारे पास जो ऑल्टीट्यूड आ रहा है वो हमारे पास क्या है, उसका स्क्वायर लेते हैं ना हम लोग। तो हम कह सकते हैं कि इट्स जी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एन ऑल्टीट्यूड, देयरफॉर द वेट ऑफ एन एप्पल डिक्रीजेज व्हेन टेकन टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। मतलब ये कि जो वेट है एप्पल का जब हम उसको माउंटेन के टॉप पर लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। तो इस रिलेशन के तहत जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हाइट पर जाते हैं, तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास कम होना शुरू होती है। तो आपको एक जनरल नॉलेज के लिए बात कह दूं मैं कि जैसे जैसे जब आप ऊपर जा रहे होते हैं ना तो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जा रही होती है। अब माउंट एवरेस्ट पर आप खड़े हों और आप सी लेवल पर खड़े हों तो दोनों पर जो है वो आपके पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है जो आप पर जो एक्ट करेगी वो डिफरेंट होगी। माउंट एवरेस्ट पर जब आप खड़े होंगे तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी एज़ कम्पेयर टू द सी लेवल के। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर के मैं जिस वक्त हाइट पर जाता हूँ तो मेरा जो वेट है वो क्या हो रहा होता है, वो कम हो रहा होता है। जब वेट क्यों कम हो रहा होता है, अब आप लोग क्वेश्चन करेंगे कि सर वेट क्यों कम हो रहा है, तो हमने वेट के फॉर्मूले में पढ़ा हुआ है कि W इज इक्वल्स टू mg, पढ़ा है ना, W इज इक्वल्स टू mg। अब जाहिर सी बात है कि mg जो है, अगर के mg है और जैसे जैसे आप हाइट पर जा रहे होते हैं तो आपकी जो g की वैल्यू है वो क्या हो रही होती है, कम होती जा रही होती है। लेट्स से सी लेवल पर आपकी जो वैल्यू है वो आपके पास है 10 है, तो आपका मैस है लेट्स से 50 है, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 10 आपके पास 500 न्यूटन आ जाता है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू लेट्स से आपके पास हो जाती है 7 मल्टीप्लाई 50 आप करते हैं तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है 350 हो जाती है आपके पास। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो हमारा वेट जो है वो कम होता जाता है। तो जो एप्पल होगा जब हम उसको माउंटेन पर लेके जाएंगे तो उसका जो वेट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज हमने इस रिलेशन के तहत सीख लिया है, हमें पता चल चुका है कि जब हम
जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं तो हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। सी लेवल पर ग्रेविटी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ज़मीन की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे आप हाइट पर जाते हैं तो आपकी जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम होगी। तो ऐसे इसको अगर आंसर करने के लिए आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं, मैं साइड पर हो जाता हूँ तो भी ठीक है, और अगर कि आप अपने वर्ड्स में इसको आंसर करना चाहते हैं तो भी ठीक है। बस सिंपल आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप हाइट पर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है, बिकॉज GH इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इसको आप इस तरह भी साइड पर लिख सकते हैं। इसी के साथ आप एक सेकेंड इक्वेशन बना के लिख सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अल्टीट्यूड यानी कि R+H होल का स्क्वायर। तो आप ये दोनों इक्वेशन इंक्लूड कर सकते हैं और साथ इसको इस तरह से आंसर दे सकते हैं। ये प्रोपोर्शनल का साइन है, दिस इज नॉट अल्फा साइन, दिस इज प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन है, इनवर्स प्रोपोर्शन आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से आंसर करेंगे, दो इक्वेशन इंक्लूड करें। मेरे वर्ड्स उठाना चाहते हैं, मेरे वर्ड्स उठा लें, अपने वर्ड्स में आंसर करना चाहते हैं, अपने वर्ड्स उठा लें, लेकिन वर्ड्स ऐसे होने चाहिए जो एग्जामिनर को समझ में आए, तो आपको मार्क्स अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। ऐसी ज़बान ना हो कि बहुत कोई हाई लेवल की ज़बान हो और बहुत या फिर लो लेवल की ज़बान हो, तो फिर आपको ज़्यादा नहीं, आसान वर्ड्स में लिखिए और ऐसे वर्ड्स लिखें जो आपकी बुक्स में हैं, जो आपकी बुक के में यूज़ हुए हैं। तो मैं जो भी आंसर दे रहा हूँ तो मैं आपकी बुक के रेफरेंस से दे रहा हूँ, टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा हूँ उसे, कि ये क्वेश्चन जो है उस टॉपिक के साथ रिलेट कर रहा है, ये क्वेश्चन उस टॉपिक के साथ। तो इस तरह आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी हो जाती है और आपका जो आंसर है वो एक सॉलिड प्रूफ के साथ जो है वो दिया जा सकता है। तो ये हो गया हमारे पास मिनी एक्सरसाइज। आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। अगर कि आपको कोई मसले मसाइल हों तो आप 2 दफ़ा रिवाइंड करके देख लें, अगर कि नहीं समझ में आती तो कॉमेंट करें, तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर आंसर करूंगा। तो चलते हैं अपने लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 5.5, एंड देन उसको सॉल्व करने के बाद हम अपने लेक्चर को एंड करेंगे। तो चलें चलते हैं अपने एग्जाम्पल 5.4 की तरफ। ओके बच्चों, अब हमें ये एग्जाम्पल 5.2 में कह रहे हैं कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर्स। ये जो है क्वेश्चन, पहले इसको समझो कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, फिर हम उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे, फिगर से, फिर उसके बाद फिर हम उसकी जो कैलकुलेशन है पहले उस पर जाएंगे। तो कहने का मतलब ये कि पहले इस क्वेश्चन को समझो, पीस वाइज समझो, एंड देन उसके बाद उसको डायग्राम पर इंप्लीमेंट करेंगे कि हम कैसे क्या फाइंड करना है और कैसे इसको फाइंड करना है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ G, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर। आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है, आसान लफ्ज़ों में एक ऑब्जेक्ट लिया है और आपने उसको अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर आप उसको ऊपर ले गए हो। अब जिस वक्त आप उसको ऊपर ले जाओगे तो वहाँ पर उस पर जो ग्रेविटी की वैल्यू एक्ट कर रही है, मतलब हमने ये पढ़ा हुआ तो है कि जब ग्रेविटी की वैल्यू, जब जिस वक्त हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब हम उसको ऊपर लेके जा रहे होंगे तो हमारे पास जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो हमारे पास कम हो रही होगी। ये आपको जहन में बात होनी चाहिए। अच्छा जी, तो फिर क्या होगा, मतलब जिस वक्त हम उसको 1000 किलोमीटर पर ले गए तो हमारे पास कह रहे हैं कि आपने ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इन्होंने जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है इस फॉर्मूले के तहत, जो कि हमने वेरिएशन ऑफ G विद एन ऑल्टीट्यूड पढ़ा हुआ है, इसकी जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ हैं वो इन्होंने हमें कुछ गिवन दी हुई है। तो द मास ऑफ द अर्थ इज़ 6 × 10⁻24 kg, मतलब ये जो मास ऑफ अर्थ है वो हमारे पास ये वैल्यू है उसकी 6 × 10⁻24 kg, एंड रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास जो R है, जो कि रेडियस अर्थ का रेडियस है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ है और मास ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास 6 × 10⁻24 kg, जो कि मैंने एक पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन भी किया था और मैंने फाइंड भी की थी वैल्यू। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा कि कैसे हमने फाइंड आउट की थी। तो रेडियस ऑफ अर्थ भी जो है वो भी इन्होंने दिया हुआ है। अब यहाँ पर जो है ये जो डेटा है, गिवन डेटा, रिक्वायर्ड, एंड देन फार्मूला जो है, पहले मैंने 3 हेडिंग्स देखी हैं, कैलकुलेशन इसके बाद हम इसको रब इरेज करके लिखेंगे। पहले हम इसको समझ लेते हैं कि गिवन डेटा क्या कौन कौन सा है। तो गिवन डेटा, रेडियस ऑफ अर्थ जो फार्मूले के मुताबिक हमें पता है कि वेरिएशन ऑफ G विद एन ऑल्टीट्यूड, हमने GH फाइंड करना है, यानी कि जो ग्रेविटी है एक सर्टन हाइट पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है हमने उसे फाइंड करना है। हमारे जहन में ये होना चाहिए कि ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वो कम होती है, लेकिन आपको न्यूमेरिकल की जो कर रहे होते हैं ना, तो आप देख रहे होते हैं तो आपको जहन में पहले से तमाम जो है ना कंसेप्चुअल लिंकेज है वो एकदम से एक बिल्ड हो जाना चाहिए, आपके जहन में आ जाना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है। ठीक हो गया। तो इसीलिए मैंने कहा कि ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वो हमारे पास कम होती है। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर्स है। हाइट जो है वो भी इन्होंने कहा कि 1000 किलोमीटर हमने ऊपर जाना है। डायग्राम न्यूमेरिकल के साथ मस्त बनाएंगे आप, ठीक है, बुक में नहीं है। मास ऑफ अर्थ जो है वो 6 × 10⁻24 kg आ रहा है आपके पास। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, जो कि आपके पास 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg
स्क्वायर होता है। तो ये 4 इक्वेशंस आपके पास आ चुकी हैं। अब आपने फाइंड क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है, वो हमारे पास ग्रेविटी एट एन ऑल्टीट्यूड, जो कि आपके पास जी एच, ये जी और ये स्मॉल एच जो है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये आपने फाइंड करना है। और फॉर्मूला आपके पास जो है जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच होल का स्क्वायर है। तो ये इस फार्मूले की मदद से आपने फाइंड करना है गिवन इक्वेशंस, ये हैं रिक्वायर्ड आपके पास। आपने मतलब कि ये आपको रिक्वायर्ड है, ये गिवन डेटा है, इक्वेशंस हैं, और आपने ये 4 इक्वेशंस जो हैं इस फार्मूले में पुट करेंगे एंड देन फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि कैलकुलेशन में पुटिंग इक्वेशन 1 2 3 4 इन इक्वेशन x एंड देन उसको सॉल्व कर लेंगे। डेट्स इट, कोई इतनी रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस ये है कि डायग्राम आप समझ लें। डायग्राम में क्या है आपके पास, यहाँ पर एक मैथ्स ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आप उसको लेके गए हैं ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर मैंने मैथ्स ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाया, बस जस्ट आपको इंडिकेशन के लिए कि ये 1000 मीटर का जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। तो आई होप कि आपको गिवन डेटा और ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आ चुका है। अब बस आसान लफ्ज़ों में इसकी वैल्यू सारी की सारी उठाकर इस इक्वेशन में पुट करना है एंड देन कैलकुलेशन करके सॉल्व करके आंसर निकालना है, जो कि कैलकुलेटर की मदद से आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसको बआसानी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी कैलकुलेशन की तरफ और इसको हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, हम इसकी कैलकुलेशन पर आ चुके हैं। कैलकुलेशन देखने में थोड़ी सी कम्प्लेक्स ज़रूर नज़र आ रही है, लेकिन ये बिल्कुल कम्प्लेक्स नहीं है, आसान है। जहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं वो जगह मैं आपको बता दूंगा, वहाँ पर आपने गलती नहीं करनी। तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आसान है, सिर्फ कैलकुलेटर से आपने करते जाना है। तो आपने जो 4 इक्वेशन थी, यानी कि जो आपके पास ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट की, मास ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ की एंड जो हाइट थी, वो जो 4 इक्वेशन थी वो आपने इक्वेशन एक्स में पुट कर ली एंड देन इस तरह का आपके पास जो है इंटरफेस आ जाएगा। मतलब जिस वक्त आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास जो है ये जी की वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और मास ऑफ अर्थ की वैल्यू ये आ जाएगी आपके पास। एंड इसी तरह आपके पास जो है ये रेडियस ऑफ अर्थ एंड ये हाइट जो है वो ऑल्टीट्यूड जो आ रहा है वो आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि जो यूनिट हैं, ये जो यूनिट्स आ रहे हैं आपके पास, ठीक है, ये यूनिट्स आ रहे हैं और ये यूनिट्स आ रहे हैं, आपने इनको साइड पे करके इस तरह से लिख लेना। मतलब ये यूनिट जो है वो साइड पे कर लोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सॉल्व करने में, समझने में आसानी होगी, यानी कि कटिंग वगैरह आपको समझ में आती जाएगी। और उसके बाद जो नीचे है ये आपके पास 6400 किलोमीटर है और ये 1000 किलोमीटर है। आप इन दोनों को ऐड करते हो तो आपके पास आएगा 7400 किलोमीटर्स, ठीक है। मतलब आपने ये किया कि आपने रेडियस ऑफ अर्थ को और ये अल्टीट्यूड को आपने आपस में एडअप कर दिया। तो एडअप करने के बाद आपके पास 7400 किलोमीटर्स आ जाएगा, जिसका आपने स्क्वायर लेना है। अब आपने फर्दर इसको क्लासिफाई करने के लिए क्या किया कि आपने यहाँ पर जो ये 10 पावर 24 है, 10 पावर -11 इसको सॉल्व करना है और जो ये वैल्यूज़ हैं इनको सॉल्व करना है। और इसके साथ साथ जो ये यूनिट्स हैं, ये केजी और ये केजी पावर 1 है और ये केजी पावर -2 है। तो केजी पावर -2 और केजी पावर +1 जो है उससे आंसर आता है केजी पावर -1। व्हेन बेसिस आर सेम पावर मस्ट बी एडेड, तो आपके पास जो है ये केजी -2 है मल्टीप्लाई केजी +1 है। तो आप जिस वक्त इसको एडअप करोगे तो इससे आंसर -1 आएगा, बिकॉज -2 + 1 आपके पास केजी -1 आता है। चलो मैंने ये आपको स्टेप बाय स्टेप करवा दिया। तो यहाँ पर जो है ये केजी -2 इंटू केजी +1 जो है केजी -1 आ जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है वो इसी तरह। अब आपने क्या किया कि आपने किलो जो है, किलो एक प्रीफिक्स है और ये जो प्रीफिक्स है ये किलो स्टैंड करते हैं 10 पावर 3 के लिए। तो यहाँ पर आपने किलो के लिए लिख दिया 10 पावर 3 एंड देन उसके बाद आपने 7400 इंटू 10 पावर 3 मीटर आपके पास इस तरह से होल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्वायर मिट गया हुआ है, स्क्वायर दोबारा लगा देता हूँ, ठीक है, तो लाइट था बहुत ज़्यादा। तो ये स्क्वायर आ रहा है, आपने क्या करना है 7400 इंटू 10 पावर 3 मीटर का जो है वो आपने स्क्वायर लेना है। आपने क्या करना है कि आपने इसको जो है ये अगर कि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, मतलब ये कि ये पॉइंट यहाँ पर है तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर लेके आएंगे तो 7400 है ना, 7400 यहाँ पर इस तरह से है। तो 7400 को अगर मैं इस तरह लिखूं 77.4 इंटू 10⁻3, ये जो मैंने 7400 है इसको मैंने फर्दर इस तरह से लिख दिया। ये पॉइंट एंड पे था, मैं यहाँ पर ले गया। साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको देख लें, आपको तफसील से समझ में आ जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन आई होप कि आपको आती होंगी। अगर आपने नहीं सीखी तो भी कोई मसला नहीं है, चैनल पर पड़ी हुई है। मैं डिस्क्रिप्शन में प्रीफिक्सेस और साइंटिफिक नोटेशन की वीडियो चलो दे दूंगा, वो भी देख लेना आप, ठीक है। तो आप जिस पॉइंट को यहाँ पर लेके आएंगे तो आपके पास जो है आपने 3 डिजिट क्रॉस किए तो 10 पावर 3 आ जाएगा। तो इसी तरह तो 7.4 इंटू 10 पावर 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3, तो ये 10 पावर 6 हो जाएगा। तो 7.4
इंटू 10 पावर 6 जो है वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने बता दिया कि आपको ये 7400 को पहले हमने 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 लिखा, एंड देन वो 10 पावर 3 और 10 पावर 3 जो है आपस में ऐड होकर उससे जो है वो 10 पावर 6 मीटर्स आ जाएगा। एंड देन उसके बाद जो है आपने इसका स्क्वायर लेना है। अब देखो 7.4 इंटू 10 पावर 6 और प्लस 7.4 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 मीटर होल का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, ये स्क्वायर इस पर भी आएगा, तीनों पर सेपरेट स्क्वायर आएगा। तो मैंने इसका स्क्वायर लिख दिया, और इस पर जिस वक्त स्क्वायर लेंगे तो आप 10 पावर 6 का जिस वक्त आप स्क्वायर लेते हैं तो ये सिंपल जो है आपस में मल्टीप्लाई होकर इससे आएगा 10 पावर 12। मतलब ये कि आपने क्या करना है कि जिस वक्त आप 10 पावर 6 का स्क्वायर लेते हैं तो वो उससे आता है 10 पावर 12। तो ये जो है हमारे पास सिंपल आपने ये करना है कि आपके पास इसका स्क्वायर ले लिया, इसका स्क्वायर ले लिया और मीटर का स्क्वायर ले लिया। तो ये मीटर स्क्वायर जो है जिस वक्त मीटर का स्क्वायर बनेगा, ये मीटर स्क्वायर और ऊपर वाला मीटर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि हम ये हमारे पास वैल्यूज़ कैंसिल हो गई। उसके बाद 10 पावर 12 है, ये जिस वक्त ऊपर जाएगा, जिस वक्त नीचे से डिनोमिनेटर से फ्रैक्शन ऊपर जाता है तो आपके पास 10 पावर -12 हो जाएगा। एंड देन फिर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। अगर कि आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यूज़ डाल देते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप फिर भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको ऊपर ले जाएंगे 10 पावर 12 और 10 पावर 13। कितना आ जाएगा 10 पावर 12, 10 पावर पहले 13 इंटू 10 पावर -12, तो उससे आएगा 10 पावर 1, मतलब कि 10 आ जाएगा। ये जो 10 पावर 12 है और ये 10 पावर 12 और 10 पावर 13 आपस में आपके पास जो है 10 पावर 1 आ जाएगा या 10 आ जाएगा, इससे सिंपल। तो आपने इसकी जो मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस वगैरह वो करते जाना है। आसान कैलकुलेशंस है, मुश्किल नहीं है। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हैं। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन में ही कंफ्यूज और होते हैं। सिर्फ यहाँ पर ये जो गलती करते हैं ना, ये जो गलती है, ये 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर्स, यहाँ पर इनकी से गलती हो जाती है। तो आपने क्या करना है, पहले सिंपल ऐड करना है, किलो की प्रीफिक्स को खोलना है, एंड देन फिर वो जो मैंने बताया कि 7400 को आपने 7.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 लिखकर और 10 पावर 3 और 10 पावर 3 को ऐड करना है, 10 पावर 6 मीटर्स आ जाएगा। एंड देन फिर उसका सेपरेट स्क्वायर ले लेना है, तो आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी। एंड देन फिर उसके बाद 10 पावर 12 को ऊपर लेके जाओ या डायरेक्ट सॉल्व कर लो तो भी ठीक है, तो आपसे आंसर आ जाएगा। इसको मतलब कि कैलकुलेटर में वैल्यूज को डाल दो, 6.67 मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पर 10 आ जाएगा। मैंने बता दिया कैसे 10 आ जाएगा कि ये जो आपके पास ये है 10 पावर 13 और 10 पावर 12 से आपके पास सिर्फ 10 बच जाएगा, बिकॉज के 12 और 12 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 1 रह जाएगा। या फिर आप इसको ऊपर लेके जाते हैं तो भी आपके पास ये इस तरह से आएगा। उसके बाद ये है कि ये वैल्यूज़ इसको मल्टीप्लाई कर दो, फिर 10 से मल्टीप्लाई करो, 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 एक वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद डिवाइड बाय 7.4 होल का स्क्वायर। तो आप जिस वक्त इसके स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो है वो आंसर इस तरह से आ जाएगा। अगर कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना चाहते हैं तो भी ठीक है, तो आपके पास जो है आंसर आ सकता है। तो ये एक सिंपल वे था जिसमें हमने इसको न्यूमेरिकल को सॉल्व किया। ये GH की वैल्यू 7.3 न्यूटन पर केजी आ रही है, या फिर आप इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखें तो भी ये ठीक होगा। मतलब कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन पर केजी ये सेम यूनिट्स हैं, आप इनको दोनों को यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब सारा ये है कि ये आपके पास आंसर आ रहा है 7.3 न्यूटन पर केजी या 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास जब हम 1000 की हाइट पर जाते हैं तो हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास 7.3 न्यूटन पर केजी होती है। तो ये ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास आंसर आ गया है। आपने इसको इस तरह से सिंपल आंसर देना है रिजल्ट में कि दस द वैल्यू ऑफ जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर विल बी 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिजल्ट आप खुद लिख लेंगे, बुक में भी लिखा हुआ है, आप अपने वर्ड्स में भी रिजल्ट को मेंशन कर सकते हैं। तो रिजल्ट लाजमी मेंशन करना है कि हमें पता चले कि हाँ भाई आपने कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेशन के बाद आंसर निकाला और वो फिर आपका रिजल्ट है। मुश्किल नहीं है, यहाँ पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में इस चैप्टर की कंफ्यूज होते हैं और उनके लिए यही मुश्किल होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये आप समझ के करेंगे तो इंशाल्लाह आसान होगा। सिर्फ यहाँ पर ख्याल करना है और यूनिट्स में ख्याल करना है, बाकी कुछ नहीं है। और ये जो यहाँ पर ट्रिक थी कि आप इसको ऊपर लेके जाकर इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 10 पावर 12 जिस वक्त ऊपर जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा और बेसिस सेम है तो आपके पास सिर्फ 10 आ जाएगा। तो 6.67 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 एक आंसर आ जाएगा डिवाइड बाय 7.4 होल का स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं और पूरी वैल्यूज़ को भी कैलकुलेटर में डाल के यानी कि ऐड करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास उसका जो रिस्पेक्टिव आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है
उसमें हमने सीखा है, जो आज का जो लेक्चर था सॉरी, वो बस समझ सकते हो यार लेक्चर का एंड है, कंटिन्यूस बोल बोल के जो है वो थोड़ा सा सिस्टम ख़राब हो ही जाता है। तो आज के लेक्चर जो था उसमें हमने ये सीखा कि जब हम आल्टीट्यूड पर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है और वो कैसे चेंज होती है या कैसे वेरी करती है, और इसके अलावा जब हम सिंगल रेडियस जाते हैं तो क्या होता है, डबल रेडियस जाते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा मैंने इंट्रोडक्शन में सारी बातें बता दी थी। उसके बाद मैंने डिपेंडेंस बताई कि वो जो जी की वैल्यू कैसे डिपेंड करती है मास ऑफ अर्थ पर, एंड देन उसके साथ साथ तो ये सारी बातें। इसके अलावा यहाँ पर एक डू यू नो भी गिवन है कि वैल्यू ऑफ जी ऑफ ऑन द सर्फेस ऑफ द celestial objects depends on its masses and its radius. The value of g on some of the ऑब्जेक्ट्स है इज गिवन बिलो। सन की गिवन है, मरकरी की गिवन है, वीनस की। जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा मैस होगा उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होगी, जिसका मैस छोटा होगा उसकी ग्रेविटी कम होगी। तो ये आसान सी बातें हैं। सन की बहुत ज़्यादा होती है, 274.2 है। ये इतनी ज़्यादा है कि आप जब जाएंगे तो आप उसके अंदर धंस जाएंगे, चिपक जाएंगे बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल चित हो जाएंगे। जुपिटर की है वो 25.94 है। आप आराम से आप चल ही नहीं सकते वहाँ पे, कंसेप्ट ही नहीं, क्योंकि आप उसको बिल्कुल, वो तो एक गैशियस प्लेनेट है, आप उसके अंदर भी धंस जाएंगे, आप वहाँ पर भी एक अपनी जो ज़िंदगी है वो बसर नहीं कर सकते। मार्स पर जो है वो कम है, तो मार्स पर जो है 3.73 है। एक हॉलीवुड की मूवी है द मार्शियन, उस दिन मैं देख रहा था इंस्टाग्राम पर। मैंने इनफैक्ट अपने जो ऑफिशियल वो है इसी नाम से जो सोच बदलो MAK है अकाउंट है, तो उसमें जो है आपको नीचे नज़र भी आ रहा है, तो फॉलो कर लो जाके। उसमें मैंने बताया था कि एक बहुत ज़बरदस्त मूवी है मार्स पर, तो वो मैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फॉलो करोगे तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, नहीं फॉलो करोगे तो नहीं मिलती रहेगी। तो जाएं जाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम की जो आईडी और पेज है उसको भी लाजमी फॉलो कर लें, क्योंकि जो इस तरह की अपडेट्स वगैरह होती हैं साइंटिफिक बेस्ड या सोशल इश्यूज़ पर मैं वीडियोज़ वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलें फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे और सीखेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए नए कॉन्सेप्ट जो है, नए नए जो टॉपिक्स हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।